जो लोग नहीं आए हैं वो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, कल का भी देख सकते हैं। केमिस्ट्री के तो सारे लगभग वीडियो रिकॉर्डेड हैं। फिजिक्स के भी मैं अभी जो बना रहा हूँ उसके कर रहा हूँ, मैथ्स के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैथ्स में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसमें नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो अभी आपके रे ऑप्टिक्स नहीं किया है। सो वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेंगे अच्छे से। इसको अपन शॉर्ट में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन IRE भी कह सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो मान लिया अपने पास ये कोई रिएक्शन है ATP, ठीक है, और इस रिएक्शन में जो रेट है, आपको पता है रेट कैसे दिया जा सकता है, माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, इस तरह से रेट दे सकते हैं A के टर्म्स में, एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K। और आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन का जो रेट है, रेट लॉ जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उस पे डिपेंड करे जरूरी नहीं है, एंड हेंस यहाँ पे हमने x लिख दिया है। x जो है वो ऑर्डर कहलाता है इस रिएक्शन का। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दिस इज नोन एज डिफरेंट, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन यूज हुआ है, सो दिस इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। नाउ इससे हम करेंगे क्या, आप जो भी मैथ्स वाले हैं, इवन जो बायोलॉजी वाले हैं, उनको इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन तो आता ही होगा। और आप लोगों को मैंने बेसिक इंटीग्रेशन के अलावा वीडियोस डले हुए हैं जिसमें पूरा बेसिक मैथ्स मैंने कवर किया हुआ है। तो उसमें इतनी चीजें हम लोग जानते हैं कि अगर कोई डिफरेंशिएशन है और उसका फिर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्वांटिटी वापस आ जाती है ना। जैसे अगर अपने पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू समथिंग है यहाँ पे, तो इस dy को इधर ले जाते हैं, dx को इधर ले जाते हैं x dx का, और यहाँ इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाता है, dy का इंटीग्रेशन y हो जाता है और x स्क्वायर बाय 2 आ जाता है, और यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन करने से हमको ये क्वांटिटी मिल जाती है, ये क्वांटिटी हमको मिल जाती है, ये मीनिंग होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम तो हमको ये कंसंट्रेशन मिल जाएगा, कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, मतलब A एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ ये कंसंट्रेशन कैसा बदल रहा है ये हमको मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंटली इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए इस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, तो हम हर सेकंड पे कंटेनर खोल खोल के तो देख नहीं सकते कि कितना कंसंट्रेशन A का बचा है, कितना कंसंट्रेशन B का बचा है। तो इस रेट लॉ से जो हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेट करके, उससे हम A का कंसंट्रेशन टाइम के टर्म्स में निकाल सकते हैं, और टाइम की फिर वैल्यू रख रख के हम बता सकते हैं कि 1 सेकंड बाद कितना कंसंट्रेशन बचा है रिएक्टेंट का, 2 सेकंड बाद कितना बचा है, 3 सेकंड बाद कितना बचा है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। एक बार फिर से, किसी भी रिएक्शन का रेट अगर मुझे लिखना है तो रेट को आप जानते हो कि रेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और रेट लॉ कहता है कि रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और सम यहाँ पावर होगी जो पावर एक्सपेरिमेंटली ही निकाली जा सकती है, इसको ऑर्डर कहते हैं। ये इसको पूरे को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या फायदा होता है कि जो हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। तो अलग अलग टाइम पर हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, 1 सेकंड में कितना होगा, 2 सेकंड में कितना होगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हमको अपने सिलेबस में, हमारे सिलेबस में 2 तरह के रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ना है। एक तो हमको पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और दूसरे काम को जो रेट, जिस काम को रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनना है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो दो तरह के इक्वेशन काम को रेट इक्वेशन बनना है। वैसे जेई और नीट में सेकंड ऑर्डर और ऐसा चलते चलते nth ऑर्डर भी होता है, तो ये भी आपको जेई और नीट में पढ़ना पड़ता है। तो ऑब्वियसली हम लोग इसको यहां नहीं पढ़ेंगे। हमारे सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से हमको केवल दो ही इक्वेशन पढ़ना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम वगैरह बचा तो और आप लोगों की इच्छा हुई तो वी विल गोइंग टू डिस्कस, वी कुड डिस्कस दीज थिंग्स, ये वाला भी हम डिस्कस कर सकते हैं, पर अभी तो अपने को कंसंट्रेट केवल दो ही पे करना है। ऑर्डर कैसे पता चलेगा? ये जो x की वैल्यू है इससे ऑर्डर पता चलेगा। अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, और इस x की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। तो अभी हम लोग केवल दो ही इक्वेशन को यहाँ पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए हम लोग क्या देखने वाले हैं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं? क्या डेफिनेशन होती है? जीरो ऑर्डर वो रिएक्शन होती है जिसका ऑर्डर जीरो। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है ए टू बी, और इसका अगर अपन रेट लिखें तो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम इंटरवल और इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पर जीरो की पावर हो जाए। एक तरह से मैं इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। मतलब ये इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि रिएक्टेंट आपने 1 किलो लिया, 10 किलो लिया, 1 लीटर लिया, 50 लीटर लिया, रिएक्शन का रेट वही रहने वाला है, फिक्स रहेगा। क्योंकि ये देखो, ये जो ए पे पावर जीरो है तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो ऐसा भी आप दो तीन तरह से डेफिनेशन दे सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। कौन कौन सी डेफिनेशन दे सकते हो? देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आप दो तीन डेफिनेशन दे सकते हो। जैसे पहली आप डेफिनेशन दे सकते हो कि जिसका जो रेट है वो किसके वो रेट जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के जीरो पावर पर। दूसरा आप दे सकते हो कि जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है, किसके इंडिपेंडेंट है? ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ऐसा भी दे सकते हो। या तीसरा ये भी दे सकते हो कि जिसका जो रेट है वो कांस्टेंट होता है। ये तीनों डेफिनेशन आप दी जा सकती है। अब सवाल ये है, आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके मन में कैसा क्वेश्चन आ रहा हो कि कोई रिएक्शन हो रही है तो उसका रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा कि ये इसके एग्जांपल कौन से हैं। अभी जो है इस पे कंसंट्रेट करो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं और जीरो ऑर्डर होता क्या है। जीरो ऑर्डर कैसे होता है वो अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसका जो ऑर्डर है वो जीरो, या ऐसी कोई भी रिएक्शन जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो, या ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट हो, तीनों हम बोल सकते हैं, उसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको क्वेश्चन आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखो और कंसंट्रेशन निकालो। तो वो अपन कैसे करेंगे ना, इसके एग्जांपल क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, कैसे जीरो पे इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, वो अभी हम आगे देखते हैं। पहले तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका कंसंट्रेशन निकालना है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से बायोलॉजी वालों को भी ये बनना चाहिए, ज्यादा इसमें समस्या नहीं है। डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन, है ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये माइनस भी चले जाएगा इधर राइट साइड, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस के dt है ना, ये dt को अपन ने यहाँ लिया। अब मान लिया लेट जो A का कंसंट्रेशन है वो T इज इक्वल टू 0 पर A नॉट है। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? इसी को अपन बोल सकते हैं
इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, और T इज इक्वल टू टी पर जो कंसंट्रेशन है वो A है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ का, कहां से कहां तक, शुरू में कितना था A नॉट, बाद में कितना हो जाएगा A डी ए, और यहां जाएगा इंटीग्रेशन माइनस के, यहां से आ जाएगा 0 से T dt। तो अब यहां पर रखेंगे A का कंसंट्रेशन कितना होता है, A ये इंटीग्रेशन A आ जाएगा माइनस के, और यहां आ जाएगा T, कहां से कहां तक, 0 से T, ठीक है। तो यहां जाएगा A माइनस A नॉट माइनस के T माइनस 0, तो A इज इक्वल टू A नॉट माइनस के टी, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस A नॉट। सो दिस is known as, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये अपना क्या है कंसंट्रेशन, यहां कंसंट्रेशन लगा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो। तो किसी भी टाइम t पर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। आप देख रहे हो कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इतना सबको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, y इसको y मान लें, इसको x मान लें, तो ये c हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस तरह का इक्वेशन है ना। m की जगह क्या हो जाएगा k। तो इसका अगर ग्राफ भी हम ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पर हम टाइम ले लें, यहाँ पर हम कंसंट्रेशन ऑफ A ले लें, तो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ मेरे ख्याल से अब सबको आ जाना चाहिए, मैंने वहां बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स में सारा बता चुका हूँ। इस तरह का आता है, यहाँ पर टाइम 0 है, तो 0 टाइम पर कंसंट्रेशन कितना था, देखो 0 टाइम पर कंसंट्रेशन कितना था A नॉट, तो ये जो पॉइंट है ये A नॉट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो स्लोप है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या इतनी चीजें समझ में आई क्या, इतनी चीजें समझ में आई सबको, यहां तक समझ में आएगा? ओके सॉरी, एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं, कि हमने बोला कि ये हमारे पास कंसंट्रेशन आया है ये वाला, ठीक है, तो इसको अपन ने ऐसा लिख दिया, इसमें से KT को इधर ले गया, KT को इधर लेके A को इधर ले गया, तो दिस इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालने का तरीका। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट तरीका है कि क्या करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, जितना टाइम लगा। ओके, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जांपल कभी भी पूछता है, तो जैसे पहला है डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया in the presence of platinum electrode या प्लेट मेटल, सही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड ना बोल के मेटल बोल सकते हैं सीधा सीधा। जैसे देखो ये जो अमोनिया होता है NH3, जब इसको हीट किया जाता है लगभग इतने टेम्परेचर के आसपास, और प्लेटिनम मेटल को रखा जाता है, तो ये N2 प्लस साइज H2 में ब्रेक हो जाता है। ऐसा होता कैसा है कि जैसे एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर में ऐसा एक प्लेटिनम की सरफेस बना दी जाती है, और अमोनिया जो गैस होती है, अब देखो ये अमोनिया गैस जब इस मेटल प्लेट पर आएगी तो ये मेटल को हीटेड किया जाएगा,
ऐसा क्यों करना पड़ता है कि जो अमोनिया इधर है वो तो हीट नहीं हो रही, लेकिन जो अमोनिया इसके कांटेक्ट में आ जाएगी वो हीटेड हो जाएगी। हीटेड होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, N2 और H2। अब होगा क्या इसमें कि देखो ये जो प्लेट का एक सरफेस एरिया फिक्स होगा, मान लिया इसमें 50 मॉलिक्यूल आ सकते हैं। कितने मॉलिक्यूल आ सकते हैं? 50 मॉलिक्यूल अमोनिया के। तो क्या किया जाता है, यहां से 50 मॉलिक्यूल भेजा जाता है, वो पहले डीकंपोज हो जाते हैं H2 और N2 में, फिर H2N2 को निकाला जाता है, फिर भेजा जाता है, फिर निकाला, ऐसा किया जाता है। अगर हम यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल भेज दें, किसके? ऑफ अमोनिया, तो इसकी सरफेस पर तो केवल 50 मॉलिक्यूल ही आ सकते हैं, तो बाकी के जो 50 मॉलिक्यूल है उनको तो वेट करना पड़ेगा ना। यानी जो N2 और H2 बनेगी वो केवल 50 मॉलिक्यूल के लिए ही तो बन पाएगी, बाकी को तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये हटेंगे नहीं यहां से, जब तक ये आ नहीं सकते। इस तरह से जो डीकंपोजिशन होता है, जैसे ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे अमोनिया आ रही है गैस, तो जितना सरफेस, ये जितना सरफेस है उतना ही कवर कर सकती है। अब अगर मैंने यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा भी कर दिया तो सरफेस तो उतनी है ना, तो जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक दूसरे मॉलिक्यूल यहाँ पे आएंगे नहीं डिकम्पोज होने के लिए। इसका ये मतलब है कि कंसंट्रेशन में कितना भी कर दूं, कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना भी कर दें, जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है कि इसका सरफेस एरिया कितना है। एक बार सरफेस एरिया फिल हो गया, अब मैं कंसंट्रेशन कितना भी करते जा रहा हूं, उससे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट तो इस सरफेस पर कितने मॉलिक्यूल हैं उससे डिसाइड हो गया। बात आई क्या समझ में? कोई भी रिएक्शन जो किसी गैस की रिएक्शन किसी मेटल सरफेस पर जब भी होती है तो वो एक जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे ये मेटल सरफेस है यहाँ पर, अब यहाँ पे बहुत सारी गैस हमने अमोनिया की रख दी है। अब अमोनिया की, और ये हीटेड मेटल सरफेस है, जब अमोनिया इस हीटेड मेटल सरफेस पे बैठेगी तो डिकम्पोज हो जाएगी। तो यहाँ जितनी गैस बैठ सकती है उसका तो एक फिक्स अमाउंट है ना, उससे ज्यादा गैस यहाँ बैठ ही नहीं सकती है। तो अब मैं यहाँ कितना भी कंसंट्रेशन रखते जाऊंगी, मान लिया एक बॉक्स में बंद है, अब मैं यहाँ कितना ही यहाँ से मैं गैस भर दे रहा हूं, अब यहाँ कितना ही कंसंट्रेशन, उससे क्या फर्क पड़ेगा। एक बार जो यहाँ पे आ चुका है, जितना ये फिल कर चुका है उसी पे डिपेंड करेगा ना। इसका ये मतलब है कि जो डीकंपोजिशन होगा अमोनिया का, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, वो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पे डिपेंड नहीं करेगा, वो तो सरफेस के एरिया पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आई क्या? क्यों ये वाली बात समझ में आ गई क्या? ये समझ में आ गया एग्जांपल? ठीक है, तो इस तरह के जो एग्जांपल होते हैं ये सभी 0 डिग्री में आते हैं। जैसे एक और देख लेते हैं इसका सेकंड एग्जांपल। देखो पहला एग्जांपल कौन सा हो गया, अमोनिया का डीकंपोजिशन, ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल अपन और दे सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपन ने देखा था ना, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था, उसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो गैस होती है उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अदर कौन सा मटेरियल है, और रिडक्शन भी कौन हो सकता है। वो भी किस पे होता था, प्लेटिनम की सरफेस पर होता था। तो प्लेटिनम की सरफेस का जो एरिया है इस पर हाइड्रोजन आएगी और अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। अब यहाँ हाइड्रोजन अब कितना कंसंट्रेशन रख दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ही नहीं, वो तो एक हमेशा रेट उसका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितने यहाँ सरफेस एरिया रहेगा उतना ही जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा।
तो इसका भी एग्जांपल ये है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है प्लेटिनम या गोल्ड प्लेट पर रिडक्शन ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ HIS, हाइड्रोजन आयोडाइड जो गैस होती है उसका डीकंपोजिशन ये कैसे डिकम्पोज होती है, H2 और I2 में डिकम्पोज होती है। तो ये डिकम्पोजिशन भी जीरो ऑर्डर, जो भी मेटल सरफेस पर डिकम्पोजिशन होता है उसका एग्जांपल जो है ये हम इस तरह से दे सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई यहां तक? बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और सेकंड हमारा चलते हैं, सेकंड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि जैसे कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो इसका जो रेट है, इसका जो रेट है, रेट कैसे देंगे अपन, -dr/dt। तो इसका रेट अगर रिएक्टेंट के 1 पावर पे डिपेंड करता है तो इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसका अपन ये इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो क्या देंगे, ये दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेशन करने के बाद मिली, और ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो यहां पर अपन अगर अपने को इसको सॉल्व करना है तो -dr/r-kdt है ना, इसको भी हटा दिया वहां से। इसका लेट t = 0 पर कितना कंसंट्रेशन था, R0, और t = t पर कितना कंसंट्रेशन है, R। तो इंटीग्रेशन करेंगे R0 से R, dr/r is equal to -k इंटीग्रेशन 0 से t dt। तो ये हो जाएगा ln r R0 से R is equal to -k t 0 to t। तो ln r minus ln R0 is equal to -kt। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद अपने को तो किसी इंस्टेंट पे कंसंट्रेशन निकालना है, तो इसको ऐसा करते हैं ln r/r0 is equal to -kt। और ये मैं बता चुका हूँ नेचुरल लॉग वाला, नहीं जिसको नहीं है वो नेचुरल लॉग वाला वीडियो जाके देख सकता है, बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स में मैंने ये समझाया हुआ है कि ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग यानी एक्सपोनेंशियल e वाला। तो इसको अपन लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम e⁻⁻kt। अब यहाँ ये इसलिए बताऊंगा कि कैसे आता है, यहाँ पे वहां आप जाके देखें, और आई थिंक आपको आना चाहिए। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो कंसंट्रेशन है वो इस तरह से दिया जा सकता है। आप यहाँ देखिए जो कंसंट्रेशन है इट इज डिक्रीजिंग, है ना, क्योंकि लगातार रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कैसा होता है, यहाँ पर R है और यहाँ पे T है, तो शुरू में कंसंट्रेशन कितना था R0, अब ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके एक दो ग्राफ और बनाए जा सकते हैं। ग्राफ, ये तो ग्राफ फर्स्ट हो गया, इसका एक ग्राफ और बनाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर अगर इस एक्सिस पर ln r ले लें और इस एक्सिस पर t ले लें,
तो ये ग्राफ कैसा बनेगा देखो, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। तो ये फिर हो गया y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो यही स्लोप सेम आएगा, बस यहाँ पे ये वाला जो चीज है वो ln r नॉट आ जाएगी जीरो टाइम पर, और इसका जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी माइनस के। ठीक है, एक ग्राफ और बना सकते हैं, पहला ग्राफ हुआ, ये दूसरा ग्राफ हुआ, और एक और ग्राफ बना सकते हैं अपन कि k, अगर यहां से k निकालना है, देखो इस इक्वेशन से k निकालना है, तो k कैसा निकलेगा, यहां से k विल बी, यहां लिख देता हूं, k विल बी माइनस 1/t ln r अपॉन r नॉट। तो ये माइनस को अंदर ले ले तो क्या हो जाएगा, 1/t ln r नॉट अपॉन r। ठीक है, इस तरह से निकलेगा। तो kt इज इक्वल टू ln r नॉट अपॉन r। तो अगर एक तरफ अपन ln r नॉट अपॉन r को ले लें और एक तरफ t को ले लें, तो ये ग्राफ बिल्कुल सीधा सीधा निकलेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टाइम के। तो इस तरह से तीन ग्राफ इसके हमको आना चाहिए, कई बार ये पूछ लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता है, और इसमें भी हमको बनाने आ सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, किसी को कोई डाउट? ओके, एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। जैसे C2H4 गैस प्लस ये क्या है, एथीन। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन कहते हैं इसको, हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन में क्या होगा, C2H6 हो जाएगा, ये भी गैस होती है। तो ये रिएक्शन भी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसका जो रेट होता है, क्योंकि देखो इसमें हाइड्रोजन गैस तो हम खूब सारी ये एक्सेस में लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितना लिए इस पर डिपेंड नहीं करेगा, हमारे पास एथेन कितने अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका जो रेट होता है डिपेंड्स अपॉन C2H4 1 की पावर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। किसी भी दूसरा किसी कोई भी रेडियो एक्टिव डिके होता है, ये भी हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे अगर रेडियम है अपने पास 88 to 26, इसका डिके होता है, तो ये एक अल्फा पार्टिकल निकालती है, साथ में ये रेडॉन में कन्वर्ट होता है, रेडॉन 86 और यहाँ पे है 222, तो ये कन्वर्ट होता है। तो ये रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि जितने इसके कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही डिके यहाँ पे होगा। तो इसका जो रेट है ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा रेडियम के फर्स्ट पावर पे डिपेंड करेगा। इस तरह से डिकम्पोजिशन जो जो भी रेडियो एक्टिव डिके होती है या हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस होती है, इट इज जनरली वन ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां तक की बातें क्लियर है क्या? क्यों यहां तक कि
एक क्वेश्चन आया है आपको, देखो व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? ये एक एग्जांपल है, आपके बुक का ही एग्जांपल है, एग्जांपल 4.5। जरा देखें, दिख रहा है सबको एग्जांपल? आपकी बुक का एग्जांपल है, दिख रहा है? आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ जरूरी नहीं कि यही देखें, आपके पास केमिस्ट्री की बुक होगी उसमें भी देख सकते हैं। देखे सब लोग? क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लो। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। एक चीज और मैं बता दूं, इसको याद रखने की चीजें हैं जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन